स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दुर्गेश सिंह और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री FT4 का केमिस्ट्री का वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है? ये हमको एक रिएक्शन दिया हुआ है C+O2 = CO2 है ना। इसका डेल्टा एच इंथैल्पी दिया हुआ है -x किलो जूल। ठीक है, C+O2 इसको लिख लेते हैं = CO2। इसका डेल्टा एच नॉट दिया है -x किलो जूल। ठीक है, और इसका ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है हमारा 2CO ठीक है प्लस O2 = क्या है 2CO2। ठीक है, इसका डेल्टा एच नॉट कितना है बेटा -y। ठीक है, अब हमको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बताना है। ठीक है, तो ध्यान से जरा देखिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमको बताना है तो हमको क्या करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन लिखना होगा। तो ये C सॉलिड प्लस हाफ मोल्स ऑफ O2 अगर हम लोग ले लेते हैं, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में होना चाहिए और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा हमारा, है ना। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से हमने इसको बना लिया। ठीक है, अब इस रिएक्शन को, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, तो थर्ड इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट और सेकंड से कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको यहाँ पे एक C चाहिए तो इसको तो रखना ही है बेटा, है ना। और बाकी यहाँ पे एक CO2 चाहिए तो CO2 को हम लोग गायब कर देते हैं, CO को कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CO, ठीक है, गैस प्लस यहाँ पे हाफ O2, ठीक है, = CO2 गैस। ठीक है, तो इसका डेल्टा एच नॉट कितना आ जाएगा बेटा -y/2। अब हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट इसको हम लोग कुछ और मान लेते हैं, फर्स्ट माइनस, ये हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर लिए, फर्स्ट माइनस, ठीक है, सेकंड/2 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे बेटा तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, तो ये CO2 से ये CO2 कैंसिल हो गया। इसको भूल जाओ ना, क्योंकि इसी को हम लोग -2/2 किए हैं, सेकंड इक्वेशन बाई 2 किए हैं। और 1 - 1/2, 1/2 हो गया, C सॉलिड हो गया, हाफ O2 हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और ये -CO इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया। अब इसी इक्वेशन का हमको डेल्टा चाहिए, तो इसका डेल्टा एच नॉट क्या हो जाएगा बेटा -x और -y/2। हमने जो जो चेंजेस किया है रिएक्शन में वही चेंजेस हम लोग किस में कर लेंगे, इसमें कर लेंगे। ठीक है, इंथैल्पी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -x + y/2, तो ये हो जाएगा y - 2x/2। तो y - 2x/2 यानी कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन pH एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ वीक एसिड एंड डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट K। ठीक है, देखो बेटा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। K का जो फॉर्मूला होता है ये होता है C⁴/1 - अल्फा। अभी कुछ नहीं बोला गया है, तो वीक एसिड को हम लोग, है ना, फॉर वीक एसिड के लिए हम लोग, हालांकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है, तो हम लोग क्या लेंगे 1 - अल्फा = अप्रोक्सीमेटली 1 मान के चलेंगे। तो K क्या हो जाएगा बेटा C⁴²। ठीक है, ये हम लोग लेके चलेंगे, इसको हम लोग इसको क्या ले लेंगे 1 ले लेते हैं। तो K की वैल्यू C⁴², तो K = C × अल्फा लिख सकते हैं बेटा। और ये हमको पता होना चाहिए कि H+ बराबर क्या होता है C⁴। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया H+, तो K क्या हो जाएगा बेटा H+ × अल्फा। तो अल्फा = क्या हो जाएगा H+ क्या हो जाएगा बेटा K/अल्फा। तो pH बराबर क्या हो जाएगा -log H+ कंसंट्रेशन = -log K/अल्फा। तो इसी के टर्म में हमारा आंसर दिया हुआ है -log K/अल्फा, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऑप्शन को टिक कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जा रहा है, ठीक है, 48 क्या बोला जा रहा है, 50 ml ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ FeSO4 रिक्वायर्ड टू 12 ml ऑफ 0.02 m KMnO4 इन एसिड सोल्यूशन। ठीक है, फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो देखो बेटा हमारे पास ये रिएक्शन है कि MnO4- प्लस Fe+2 है ना, प्लस 8H+ = Mn+2। तो हमको बस MnO4- का क्या चाहिए बेटा, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 5। MnO4- किस में कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 5 हो गया। और Fe+2 जो है ये हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, एसिडिक मीडियम में Fe+3 में, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1। बस हम लोग लगा देंगे बेटा इक्विवेलेंट ऑफ MnO4- या KMnO4
ठीक है। सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर KMnO4 कर देते हैं, ठीक है, KMnO4 कर लेते हैं इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर या नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम या मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम। ये तीनों फॉर्मूले हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको मोलैरिटी वॉल्यूम का यूज करना है, तो इसका 0.02 है इनटू वैलेंसी फैक्टर 5 है, और वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम है 12 मिलीलीटर, और इसका है 50 ml, है ना, और मोलैरिटी हमको नहीं पता है, वैलेंसी फैक्टर 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.1, ठीक है, इंटू 12 इज इक्वल टू 50 इंटू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कितना हो जाएगा बेटा, 1.2 डिवाइडेड बाई 50। तो इसको अगर हम लोग 120 डिवाइडेड बाई 50 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 120 इंटू इसको 120 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 50 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी कि 0.024 मोलर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को इक्वल कर दीजिए, कभी भी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमेशा कभी भी काम करेगा रिडॉक्स टाइट्रेशन के लिए, चाहे कोई भी रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जाएंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 49। ये बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। 49 क्वेश्चन क्या बोले जा रहा है, कह रहे हैं कि 2Ag प्लस H2 गैस, है ना, 2Ag प्लस H2 गैस इज इक्वल टू 2H प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसके शकल पे लिखा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पे इसके शकल पे लिखा हुआ है +1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। तो जब ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, तो रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है, कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है, एनोड पे। तो एनोड पे हमेशा क्या होगा बेटा, H2 गैस, और H2 गैस आया है तो इसके बगल में क्या आएगा, प्लेटिनम भी आएगा बेटा, प्लेटिनम सॉलिड H2 गैस, है ना, H प्लस एक्वस, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, डबल स्लैश सॉल्ट ब्रिज को दिखाएगा, फिर Ag प्लस एक्वस सिंगल स्लैश Ag सॉलिड, ठीक है। दिस इज अवर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ऐसा कौन सा आंसर है हमारा, ठीक है, ऐसा आंसर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एनोड पर ऑक्सीडेशन, अब कुछ बच्चे गलती कर लेंगे यहाँ पर, कुछ बच्चे यहाँ पर सोचते हैं कि पहले ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन समझ लेंगे, इसको रिडक्शन समझ लेंगे, तो हो गया काम बेटा, इसी में आपका -5 हो जाएगा, फिर आप जग सुना सुना लागे करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। हुंड्स रूल ये कहता है कि पहले सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में फिल हो जाएं, उसके बाद वो, है ना, रिपीट करते हैं या अपने स्पिन को एंटी पैरेलल करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इसको एक एक करके नहीं भरा है, तो ए वाला तो गलत हो गया, है ना। बी में क्या बोला जा रहा है, बी हमारा सही लग रहा है, बी में 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 2 3 और फिर चौथा इलेक्ट्रॉन है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी वाला इनकरेक्ट है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भर सकते हैं, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, तो ये नहीं हो पाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग इज, ठीक है। इनकरेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है बेटा, ध्यान रखना है, करेक्ट मत बता देना, है ना, पता चला कि पहला ही करेक्ट देख लिया, उसी को टिक करके आगे बढ़ दे। हमको इनकरेक्ट और इनकरेक्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है, सब फॉर्मूला ही लिखा हुआ है बेटा ना, सारे ऑप्शन में सारे के सारे फॉर्मूले ही लिखे हुए हैं, तो फॉर्मूला आपको याद होगा तो काम हो जाएगा। डेल्टा जी सिस्टम जो होता है ये एक सिंपल सा है, डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू -T डेल्टा S टोटल होता है, ठीक है बेटा। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसी के बेसिस पर हम लोग क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी बताते हैं, क्योंकि डेल्टा S टोटल अगर पॉजिटिव होता है तो डेल्टा जी निगेटिव होता है, तो वो जो प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन, मतलब ये जो फॉर्मूला है वो सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में बोला जा रहा है आइसोथर्मल में ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है -nRT ln V2/V1 या V final/V initial, है ना, यानी ये भी हमारा सही में आ जाता है।
तो ये हो जाते हैं ln, ये वाला फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, ln k इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ठीक है, अपॉन आर टी। तो यहाँ पर हम लोग आर टी एल एन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जरा देखते हैं। आर टी एल एन के इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा जी नॉट होता है, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला तो नहीं होता है बेटा, ये गलत फार्मूला है ना। डेल्टा जी नॉट का जो सही फार्मूला होता है माइनस आर टी एल एन के। तो इसका जो हम लोग फार्मूला लिखेंगे, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। तो बेटा छोटा सा बस माइनस गलत था, उसकी वजह से ये वाला हमारा इनकरेक्ट माना जाएगा, है ना। और इनकरेक्ट है तो ये हो जाएगा हमारा, बस यहाँ पर अगर माइनस रहता तो हमारा आंसर सही हो जाता, यहाँ पर माइनस नहीं है, ठीक है, मतलब वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता। लेकिन फिलहाल में यहाँ पे हमको इनकरेक्ट पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब कुछ बच्चों को डाउट लगेगा, सर एक बार ये वाला भी बता दीजिए, डी वाला भी। तो डी वाला भी बहुत आसान है बेटा, ये भी फॉर्मूला है, ये भी हमारा, ये भी यही फॉर्मूला है हमारा, है ना। इस वाले फॉर्मूले से अगर हम लोग जाएं, इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले को, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो एल एन के बराबर क्या हो जाएगा, है ना, एल एन के बराबर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, ठीक है। तो k इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, ठीक है। ये k मतलब ये ln में जो होता है बेस e होता है, तो e के पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी हो जाएगा, यानी ये भी सही है ना। तो इनकरेक्ट सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 52 क्या है, ठीक है। अ सॉलिड कंपोनेंट x डिसोसिएट एट अ सर्टेन टेम्परेचर एज फॉलोज। x सॉलिड है बेटा, है ना, x सॉलिड रिवर्सिबल, ठीक है, a गैस, ठीक है, प्लस 2b गैस, ठीक है। इसके kp का एक्सप्रेशन दिया हुआ है कितना, 108 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। अच्छा ये दोनों गैस है बेटा, तो t इज इक्वल टू 0 पे अगर हम बात करें तो इसका कंसीडर नहीं करेंगे प्रेशर, क्योंकि सॉलिड है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 0 0। t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे अगर बात करेंगे तब भी कंसीडर नहीं होगा। अब इसका क्या होगा, प्रेशर मान लेते हैं p, इसका पार्शियल प्रेशर 2p। तो इसके kp का एक्सप्रेशन लिखेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ a इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो p इंटू 2p का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4p क्यूब, ठीक है। अब ये kp का इक्वल टू क्या दिया है 108 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये कटा देगा बेटा, ये हो जाएगा 27। तो p क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3, सॉरी इंटू 27 होगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, यानी कि 0.3 ATM, है ना। तो ये कितना हो गया आपका 0.3 ATM, और ये हो जाएगा 2 इंटू 0.3, यानी कि 0.6 ATM, ठीक है। अब यहाँ पे अगर टोटल प्रेशर पूछा जाएगा तो PA प्लस PB, तो ये हो जाएगा बेटा 0.3 प्लस 0.6, यानी कि 0.9 ATM। तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बाकी तो कुछ करना नहीं, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला जा रहा है ना। ये हमारा रिएक्शन है CH3COOH प्लस H2O, है ना। ये एक एसिड है, इसको पानी में डालेंगे तो ये इसका एनायन बनेगा, और H प्लस या H3O प्लस हाइड्रोनियम कैटायन बनेगा, ठीक है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ाना है। इसका कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाना होगा। तो बैकवर्ड ले जाने के लिए हमको या तो हम H प्लस ऐड करेंगे या तो एसिटेट आयन ऐड करेंगे, तभी रिएक्शन बैकवर्ड होगा, है ना। तो पहला ऑप्शन है एसिटेट आयन इज एडेड, तो एसिटेट आयन इज एडेड, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब हमारा गलत है। कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रेशर इसमें फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन है ना, प्रेशर कांस्टेंट होगा। और इसको रिमूव करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, तो ये घट जाएगा। तो इसको रिमूव नहीं करेंगे, इसको हमको बढ़ाना है, तो रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाना पड़ेगा, यानी कि इसको और ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ली चैटलियर्स के हिसाब से अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन क्या जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला जा रहा है, B2H6 इज अ लुईस बेस, B2H6 इज अ लुईस बेस। देखो बेटा B2H6 जो है लुईस एसिड है, एक्चुअली ये 2 टाइम्स ऑफ दी BH3 है। तो BH3 क्या होता है, ये आपका वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल है,
तो वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से ये क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। ये लुईस एसिड है, लुईस बेस नहीं है, तो असर्शन जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो गया, पहला चीज। रीजन पर आते हैं, अब तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन, यानी कि पहला दूसरा ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब आते हैं B2H6 है ना, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज, असर्शन अगर फॉल्स हो गया तो रीजन क्या होगा, ट्रू हो सकता है, यानी कि डी ऑप्शन हो सकता है। एक बार देख लेते हैं, B2H6 जो है कह रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो B2H6 ये आपने पढ़ा होगा बेटा कि ये बनाना बॉन्डिंग होता है, ब्रिज बॉन्डिंग होता है, ठीक है। ये आपका ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, ये आपका टर्मिनल हाइड्रोजन है, ठीक है। इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से बनता है, ये आपका बनाना बॉन्डिंग इस तरीके। तो ये आपका स्टेरिक नंबर हम लोग 4 मानते हैं, तो स्टेरिक नंबर 4 मानेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो वही बोला जा रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ। तो रीजन हमारा सही है, असर्शन जो है वो फॉल्स है, तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। 55 क्या बोला जा रहा है, हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट, सही बात है, हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट क्यों होता है बेटा, हीलियम 2 में है ना जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं, तो अगर हम लोग इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से जाएंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर इनका हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे बेहतर, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0। तो जब बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, तो जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा ही नहीं, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो जब बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या होता है कि बॉन्ड ही नहीं बन रहा है, तो जब बॉन्ड ही नहीं बन रहा है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट, इसका जो रीजन है, ये मतलब असर्शन तो हमारा सही है ना, और रीजन जो है इसका इसलिए होता है, कह रहे स्पीसीज फॉर विच बॉन्ड ऑर्डर इज 0 डज नॉट एग्जिस्ट, तो रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये असर्शन वाला ए है बेटा, ये ऑप्शन वाला ए है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या बोला जा रहा है, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ ये सही है, PbI4 जो है डज नॉट एग्जिस्ट। इसका जो रीजन है बेटा, करेक्ट रीजन तो ये है बेटा कि जो Pb+4 होता है वो आपका रेयरली एग्जिस्ट होता है, ठीक है, यानी कि अनस्टेबल होता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है। क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग है ना नीचे जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है और हायर बढ़ती है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो होता है वो घटता है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो जो Pb+4 है बेटा, ये हमेशा किस में क्या चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Pb+2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और I- जो होता है बेटा वो क्या होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये गुड PbI4 ये रिड्यूसिंग एजेंट हो। तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट खुद से ये रिएक्शन करेंगे तो ये PbI2 में बदल जाएगा बेटा, और ये I2 में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि ये PbI4 जो है PbI2 और I2 में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका रीजन जो है वो इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। एक्चुअली जो रीजन है, मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं सर इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो Pb+4 की स्टेबिलिटी पर सवाल उठाता है। उस सवाल से रिलेटेड जो है वो PbI4 इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि ये आपस में इंट्रामोलिकुलरली ब्रेक डाउन हो करके ये बना लेता है। तो जब ये बना लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो असर्शन जो है वो हमारा असर्शन सही है। अब आते हैं रीजन पे। रीजन तो बेटा बिल्कुल गलत है ना। रीजन कह रहा है कि Pb इज निकोजन, निकोजन है ना, P साइलेंट होता है। निकोजन्स जो होते हैं बेटा नाइट्रोजन फैमिली को बोलते हैं निकोजन्स, ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजन्स बोलते हैं, और Pb जो है वो होता है टेट्राजन्स बोलते हैं। टेट्राजन्स बोलो चाहे नहीं बोलो, है ना। तो ये रीजन हमारा इनकरेक्ट है, असर्शन सही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी ऑप्शन जो होता है करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या बोला जा रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल एंड
एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ये हमको बताना है। देखो कार्बोनेट मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि सेकेंड ग्रुप का है ना, सेकेंड ग्रुप का जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि ये हमको बात कर रहा है BeCO3, MgCO3 है ना, और CaCO3, SrCO3 और बेरियम कार्बोनेट, ठीक है बेटा। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है हाइड्रोक्साइड यानी कि BeOH होल ट्वाइस, उसके बाद MgOH होल ट्वाइस, उसके बाद CaOH होल ट्वाइस, उसके बाद SrOH होल ट्वाइस, उसके बाद BaOH होल ट्वाइस, ठीक है बेटा। अब देखो होता क्या है कि जब भी हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो कार्बोनेट जो होता है, आप ऐसे एकदम सिंपल भाषा में समझो, जो सॉल्युबिलिटी होती है बेटा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर होती है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, डिफरेंस बिटवीन, इन शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन, है ना, साइज ऑफ केटायन एंड एनायन। उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी वाला फैक्टर देखते हैं हम लोग, सीधी भाषा में हम लोग ये करेंगे। तो जब हम लोग नीचे जाएंगे तो कार्बोनेट का कार्बोनेट जो है वो बिग साइज एनायन है, क्या है, बिग साइज एनायन है। तो कार्बोनेट जो है वो बिग साइज एनायन है, तो बिग साइज एनायन का स्मॉल साइज केटायन के साथ जो होती है डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है, और बिग साइज एनायन का बेरियम के साथ डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। तो इसके साथ डिफरेंस कम होगा, इसके साथ डिफरेंस ज्यादा होगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन द ग्रुप जाने पर BaCO3 की सॉल्युबिलिटी कम होगी, यानी कि BaCO मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस। और हाइड्रोक्साइड जो है वो स्मॉल साइज एनायन है, वो क्या है, स्मॉल साइज एनायन है। तो स्मॉल साइज एनायन में क्या होगा बेटा, स्मॉल साइज एनायन यानी कि डाउन द ग्रुप जाने पर ये तो बिग साइज केटायन है और ये स्मॉल साइज एनायन है, तो इसका डिफरेंस एज कंपेयर टू इसके डिफरेंस और इसके डिफरेंस से बाकी इधर से इधर जाने पर क्या होगा, डिफरेंस बढ़ेगा, डिफरेंस बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी यहाँ पे इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ डिक्रीजेस, यहाँ इंक्रीजेस, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। कार्बोनेट में डिक्रीज होगा और हाइड्रोक्साइड में इंक्रीज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या बोला जा रहा है बेटा, ध्यान दीजिए, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी अमॉन्ग द सिंगल बॉन्डेड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज ऑफ, है ना, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी जो होता है सीधा सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, ठीक है बेटा। तो अब इसमें जैसे एक पहला ऑप्शन है क्लोरीन क्लोरीन, है ना, पहला ऑप्शन है क्लोरीन क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है फ्लोरीन फ्लोरीन। तो बेटा फ्लोरीन इसमें देखो क्या होता है ना, सेकंड पीरियड वाले जो एलिमेंट होते हैं उसमें लोन पेयर रिपल्सन होता है, ठीक है, इसमें लोन पेयर रिपल्सन होता है। तो इन दोनों का तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लोरीन ये जो होगा वो 3p ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसका भी बॉन्ड लेंथ क्या होगा, साइज की वजह से ज्यादा होगा। इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ज्यादा होगा। इसमें ना लोन पेयर है और साइज भी कम है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बहुत कम, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सोचेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। कह रहा है इज द कर्व ड्रॉन बिटवीन एटॉमिक नंबर z एंड एटॉमिक रेडियस, ठीक है, इन पिकोमीटर द एलिमेंट ऑक्यूपाइड एट द पीक पोजीशन। देखो बेटा एटॉमिक जो ये एक लोदर मेयर कर्व है ना, यहाँ पे एटॉमिक नंबर वर्सेस एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, एटॉमिक, है ना, उन्होंने क्या बोला था, एटॉमिक नंबर को आप समझ लीजिए एटॉमिक मास, है ना, तो उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम, है ना, वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, ठीक है, ये उन्होंने ग्राफ दिया था, मतलब x वर्सेस y, ये x है ये y है। तो यहां पर लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब सेम तो नहीं होते हैं लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम तो आपको पता ही है 4/3 πr³, क्योंकि एटम को हम लोग स्फीयर मानते हैं, तो रेडियस बढ़ेगा तो एटॉमिक वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, ये ग्राफ लोदर मेयर कर्व था। तो उन्होंने ये बोला था कि हालांकि बाद में फ्लॉप हो गया था, इस तरीके का ग्राफ दिया था, है ना, इस तरीके का। तो ये जो पीक पोजीशन था उन्होंने जो बताया था वो बताया था एल्कली मेटल के लिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना, इस तरीके से, सीजियम, इस तरीके, है ना। और ये वाला जो इंक्रीजिंग पोजीशन था बेटा वो फ्लोरीन, है ना, क्लोरीन,
ब्रोमीन, इस तरीके से। और जो डिक्रीजिंग पोजीशन था वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरीके से था। और ये सब स्कैंडियम, टाइटेनियम, इस तरीके से। तो हमसे पूछा गया है कि पीक पोजीशन किसका होता है, एल्कली मेटल। इन चारों ऑप्शन में एल्कली मेटल कौन सा दिख रहा है बेटा, बी ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि लिथियम। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यही है लोदरमेयर कर्व। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जा रहा है, विच अमॉन्गेज द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ, है ना, इनकरेक्ट बताना बेटा, बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ O2 प्लस, O2, है ना, O2 माइनस एंड O2 डबल माइनस इज 2.5 2। एक्चुअली क्या होता है, देखिए इसमें बहुत सारे ट्रिक अलग अलग लोग बताते हैं, बट आपको इलेक्ट्रॉन से याद रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर 14 होता है बेटा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब यहाँ से अगर हम लोग घटते जाते हैं 15, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से 0.5 घटता जाएगा 2.5। इलेक्ट्रॉन अगर 16 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाता है। इलेक्ट्रॉन अगर 17 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। इलेक्ट्रॉन अगर 18 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर 19 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0.5। और इलेक्ट्रॉन अगर 20 है तो फिर 0.5 घटा दीजिए, 0 हो जाए, यहाँ से 0.5 घटता जाता है। तो O2 प्लस कितना हुआ बेटा, O2 प्लस का मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, O2 का 16 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 2। बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और O2 माइनस का मतलब कितना हुआ, O2 माइनस का मतलब हो गया बेटा 17 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये बॉन्ड ऑर्डर 1.5। ठीक है, और O2 डबल माइनस मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा, इसमें से फिर एक और घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो 2.5 2 1.5 1। ठीक है, तो यानी ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। एक ऑप्शन के लिए हमको इतना सोचना पड़ रहा था। ठीक है, C2 मॉलिक्यूल हैज़ अ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2 डीजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ, ये सही है बेटा। C2 मतलब कितना है, 12 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6। तो इसमें हम लोग शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो KK-1, या अगर पूरा अगर इस तरीके से लिखेंगे तो क्या बोलते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। ठीक है, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ठीक है, अब इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए हमारे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कह रहा है C2 मॉलिक्यूल 12 इलेक्ट्रॉन, C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2 डीजनरेट का मतलब इनकी एनर्जी क्या है, सेम है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भी, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन भी सही है ना। हमको इनकरेक्ट ढूंढना है बेटा। H2 प्लस हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, सही बात है, H2 प्लस हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, H2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, यानी सी ऑप्शन भी सही हो गया। डी ऑप्शन ऑब्वियसली इनकरेक्ट होना चाहिए। O2 प्लस, यानी कि O2 प्लस क्या होता है बेटा, O2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन है, O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये ऑड इलेक्ट्रॉन है बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन हमको यहाँ डायमैग्नेटिक दिया है ना। हालांकि इसमें एक्सेप्शन भी है ना। ऑड वाले क्या होते हैं, ऑड वाले पैरामैग्नेटिक होते हैं, इवन वाले डायमैग्नेटिक होते हैं। इसमें एक्सेप्शन है 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके। ठीक है, मैं मेंशन कर देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ ऑड पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, यहाँ डायमैग्नेटिक दिया है, यानी ऑप्शन डी जो है, यहाँ पर मैं ए काट दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा व्हेन डाइक्रोमेट आयन रिएक्ट्स विथ Fe+2। देखो एसिडिक मीडियम में Cr2 और 7 डबल माइनस जो होता है हमेशा वो खुद को क्रोमियम +3 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो बेटा बहुत सिंपल है, इसका जो है ना, ये खुद को Fe+2 में Cr+3 में करेगा, और Fe+2 किस में कन्वर्ट होगा, Fe+3 में कन्वर्ट होगा। तो इसका कलर याद रखिएगा बेटा, ग्रीन कलर होता है। क्रोमियम +3 का कोई भी कंपाउंड अगर मिल जाए तो इसका आंख बंद करके कलर जो होगा वो ग्रीन कलर होता है, ब्लू नहीं होता है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, इसका +6 से +3 में जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ग्रीन कलर होता है, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 62, है ना। विच इज एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, है ना।
एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है बेटा कि जो एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से रिएक्शन करता है। तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, जो लोग पढ़े होंगे मेरे से उनको मैंने ट्रिक बताया था, है ना, पीबी, जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन, क्रोमियम +3 और आर्सेनिक, है ना। इसका मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था। पंजाबे अली गाना सुनाओ कार में 80 तुसी, है ना। पंजाबे अली गाना सुनाओ कार में 80 मतलब आर्सेनिक। तो लेड, जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन, क्रोमियम +3 आर्सेनिक, ये याद रखिए बेटा। इनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब तो जानते ही होंगे, है ना, दो जो एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पंजाबे अली गाना सुनाओ में कार में 80, है ना, 80 मतलब मुझे, ठीक है। और ये स्ट्रोंशियम है नहीं, कैल्शियम है नहीं, मैग्नीशियम है नहीं, तो बेरिलियम हो जाएगा। तो बेरिलियम हमारा आंसर सही हो जाए, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या बोला जा रहा है, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COCl2 EN ट्वाइस, ठीक है बेटा। तो ये आपका देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, कोऑर्डिनेशन नहीं शो करेगा। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के लिए दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होना चाहिए, एक ही है इसमें, तो बी नहीं होगा। आयोनाइजेशन भी नहीं शो करेगा क्योंकि इसमें काउंटर आयंस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आयोनाइजेशन नहीं शो करेगा। लिंकेज आइसोमर भी नहीं शो करेगा क्योंकि लिंकेज में हमारा डिफरेंट लिंकेज नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें कोई एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। और ए भी कैसे होगा वो भी मैं आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ, COCl2, है ना, COCl2 EN ट्वाइस, ठीक है बेटा, इथिलीन डाइअमाइन, ठीक है। तो ये +2 +3 दोनों हो सकता है। यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे ये दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ये हो जाएगा आपका EN इस तरीके से और EN इस तरीके से, और यहाँ क्लोरीन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सिस आइसोमर, है ना। इसका ज्योमेट्रिकल भी शो कर सकता है बेटा, और यहाँ इसका, ठीक है, EN ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमर, ठीक है। ये आपका ट्रांस आइसोमर हो जाएगा, ये सिस आइसोमर हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है और ये आपका 180 डिग्री पे है। तो जो भी कुछ लेना होगा आप वो सिस और ट्रांस इसी तरीके से हम रख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट देखो, पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, BF3 में हाँ, ये इसका ये तीनों तरफ से कैंसिल कर देता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। HF में बेटा ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। तो पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया बेटा, है ना, पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। आते हैं दूसरा ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन में NF3, तो NF3 में बेटा NF3, है ना, ये सब NCERT के एग्जाम्पल है बेटा। लोन पेयर अपनी तरफ खींचेगा, फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा, है ना, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया, पहले ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि NF3 आ गया। अब सी ऑप्शन में एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें BF3 वाला तो आ ही गया, चलो ठीक है। BeF2 एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। तो BeF2 में अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हमारा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, तो ये भी 0, ये भी 0, गुड, बहुत बढ़िया। CO2 भी 0 हो जाएगा बेटा। कैसे 0 होगा देख लीजिए, इसमें भी डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, है ना, बॉन्ड डाइपोल कैंसिल। फिर 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन बेटा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 पे क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये अपनी तरफ खींचेगा 180 डिग्री पर, इसका भी डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा। इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका भी 0, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें NH3 वाले का नॉन जीरो है, तो डी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ वेव इन एन ऑर्बिट ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ दैट ऑर्बिट, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, बोर्स का जो कॉन्सेप्ट है 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, है ना। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें वो
उसी ऑर्बिट में, उसी कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें वो इंटीजर नंबर ऑफ वेव क्रिएट कर सकते हैं। अगर इंटीजर नहीं क्रिएट करता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही बना रहा है। ठीक है, तो 2 पाई आर जो होगा वो n लैम्डा के बराबर होगा। तो कह रहा है कि जो वेव होते हैं, है ना, नंबर ऑफ वेव जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर n इज इक्वल टू 3 है तो इसमें 3 वेव आएंगे इस तरीके से, एक इस तरीके से, है ना, 1 2 3, तो इसमें 3 आएंगे। अगर n इज इक्वल टू 4 होता है तो इसमें 4 वेव आते हैं, इस तरीके से 4 वेव बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्रेस्ट बना रहे हैं खाली समझने के लिए। ठीक है, बाकी भावनाओं को समझ जाइए आप। ठीक है, स्टेटमेंट 1 जो है हमारा वो करेक्ट हो गया, जितना आपका ऑर्बिट नंबर होगा उतना ही वेव बनेगा, ये कंसेप्ट सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ वेव्स इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू डिराइव्ड बाई, तो n की वैल्यू क्या होगी बेटा 2 पाई r, है ना, अपॉन लैम्डा। तो 2 पाई r n मतलब जिस ऑर्बिट की बात किया जा रहा है उसी के लिए होगा, तो 2 पाई r n अपॉन लैम्डा। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट 1 बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बोर का पोस्टुलेट्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इसमें कह रहा है कि वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर कर प्योर सॉल्वेंट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एरिया शोन इन द ग्राफ द CD रिप्रेजेंट। CD क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये जो है ना, ये ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ है बेटा, है ना, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का है और ये हमारा सोल्यूशन का है ना, ये प्योर सॉल्वेंट का है और ये सोल्यूशन का है। इसमें क्या है, इसमें हम लोग इस तरीके से, तो ये हमारा और ये कह रहा है ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया तो सबसे पहले समझिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये अगर मान लीजिए 1 atm है, ठीक है, 1 atm पर जो हमारा प्रेशर आता है, ये हमारा T0B है ना, और ये हमारा TB है, और जो इंक्रीज होता है इसी को CD बोल रहा है, यही हमारा CD के बराबर है, और यही हमारा क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू, है ना, I KB इंटू मोलैलिटी। तो कुछ नहीं दिया है तो I की वैल्यू 1 ले लेंगे, मोलैलिटी क्वेश्चन में दिया है 1, ठीक है, ये भी मान लीजिए 1, तो डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा KB, और KB मतलब यही हमारा CD के बराबर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा B करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, 67 क्या बोल रहा है, maximum freezing point will be for 1 molar solution assuming equal ionization in each cases। equal ionization मतलब 100% अगर ionization अगर मान के चलते हैं तो कह रहे हैं maximum freezing point। देखिए ये आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा TF जो होता है वो डायरेक्टली ये जो होता है, अगर डेल्टा TF इज इक्वल टू हम लोग देखते हैं तो IKF इंटू मोलैलिटी। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है, I मतलब वांट ऑफ फैक्टर। कह रहा है मोलैलिटी सबका सेम है ना, और सोल्यूशन भी सेम है मान लेते हैं। ठीक है, 1 मोलर है, तो डेल्टा TF जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। ठीक है, और डेल्टा TF जो होता है बेटा वो होता है T0F माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा T0F माइनस TF। ठीक है, तो अगर हम लोग डेल्टा TF को बढ़ाएंगे तो TF जो है वो घटेगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डेल्टा TF या TF जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TF हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक बढ़ा रहे हैं तो एक घट रहा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा TF के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, पहले वाले में अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इस पर +3 है ना, पहले वाले में FeH2O, यहाँ पर एक एक करके हम लोग तोड़ करके आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। ए ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो FeH2O 6Cl3 को अगर हम लोग आयनाइज करेंगे तो FeH2O 6 पर +3 और 3Cl माइनस, तो इसमें I की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि इसका I ज़्यादा है तो TF कम होगा। ठीक है, अब आप अंदाज़ा लगा लो कि इसका सबसे ज़्यादा I, क्योंकि इसमें 3 1 4 आयंस होंगे तो इसका TF क्या हो जाएगा कम, और जिसका सबसे कम I होगा उसका डेल्टा TF सबसे कम होगा, और डेल्टा TF सबसे कम होगा तो TF सबसे ज़्यादा होगा इन 4 ऑप्शंस में से। तो इन 4 ऑप्शंस में से देखेंगे तो A B, इसमें हमारा 2 आयंस और 1 आयंस, 3 आयंस मिलेंगे, इसमें 4 आयंस मिल रहे थे, इसमें 1 आयंस और 1 आयंस, 2 आयंस, इसमें एक भी आयंस नहीं है क्योंकि डॉट वाटर है, तो वाटर तो आयनाइज होता है नहीं, नॉन आयनाइजेबल होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 1 हो जाएगी जो कि सबसे कम है, तो TF जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि डेल्टा TF सबसे कम होगा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या बोला जा रहा है? द डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3z, है ना, ये हमारा रेट कांस्टेंट k है। तो बेटा इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है यानी कि ये वन स्टेप रिएक्शन है, अगर वन स्टेप रिएक्शन है तो इसका जो स्टोइचियोमेट्री हो जाए r इज इक्वल टू k x के पावर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ x के पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ y के पावर 2, ठीक है। और रेट कैसे लिखेंगे बेटा? रेट लिखने का जो तरीका है वो कैसे लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा, माइनस डी एक्स कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2, है ना, माइनस डी वाई कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/3 डी जेड कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इज इक्वल टू के एक्स के पावर 1 और y के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बेटा, करेंगे। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, माइनस डी एक्स बाई डी टी माइनस 1/2 डी वाई बाई डी टी 1/3 प्लस में डी जेड बाई डी टी, प्रोडक्ट का प्लस में लिखते हैं, x के पावर 1 y के पावर 2, x के पावर 1 y के पावर 2, यानी कि देखो अब यहाँ पर ये वाला टर्म तो सही है। अब कंफ्यूजन मान लो खाली इसी में यही देखोगे तो ये टिक कर सकते हो, है ना, और इसको ध्यान से देखोगे कि आगे वाला भी हमारा सही होना चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या बोला जा रहा है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ना, दो रिएक्शन है x का और y का। तो इसमें हमको जैसे इसमें एनर्जी कोऑर्डिनेट वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, है ना, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और ये रिएक्शन x का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से रिएक्शन शुरू हुआ है, यहाँ से इसके बाद ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट जितना जल्दी अचीव करता है वो उतना ज़्यादा फास्टर होता है बेटा, है ना। ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा जल्दी स्टेप अचीव करता है, और इसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं आया। इसका मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये एक स्टेप में कंप्लीट होता है, ये एक स्टेप में कंप्लीट हो, स्टेप 1 में कंप्लीट होता है। अब इस रिएक्शन की बात करते हैं, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी कोऑर्डिनेट वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, है ना। ये रिएक्शन y का है, तो रिएक्शन y का है, तो यहाँ पे भी इस तरीके से शुरू हुआ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, यहाँ से थोड़ा सा रिएक्टेंट गया है, फिर इंटरमीडिएट, फिर ट्रांजिशन स्टेट, फिर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें जो है, अच्छा इसमें प्रोडक्ट की जो लाइन है, इसमें देखिए पूरा मिट गया, इसमें जो ये थोड़ा सा इस तरीके से, फिर ऐसे, इसमें जो प्रोडक्ट की लाइन है वो थोड़ा ऊपर है। तो अगर हम लोग इसमें और इसमें का गैप देखेंगे बेटा, तो ये हमारा डेल्टा एच बताएगा, ये भी एक्सोथर्मिक है और ये भी एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो ये वाला इसमें मतलब इसमें एनर्जी का गैप ज़्यादा है, इसमें एनर्जी एंथैल्पी का गैप क्या है, कम है। तो ये वाला ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, ये वाला क्या है, कम एक्सोथर्मिक है ना। पहला वाला ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, दूसरा वाला कम एक्सोथर्मिक है। इसके 2 स्टेप्स लगेंगे, है ना, इसके 2 स्टेप्स रिएक्शन होंगे, है ना, और इसमें 1 स्टेप रिएक्शन होगा। तो 1 स्टेप रिएक्शन जल्दी होगा, 2 स्टेप रिएक्शन धीरे धीरे होगा। हालांकि इसका पहला रिएक्शन जल्दी होगा, है ना, लेकिन दूसरा रिएक्शन के लिए थोड़ा टाइम लगाएगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो होगा, ओवरऑल रिएक्शन का अगर स्पीड की बात करेंगे तो ओवरऑल ये स्लो होगा, ये फास्ट होगा, ये जल्दी होगा, ये बाद में होगा, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा एक्सोथर्मिक है और फास्ट है, और ये वाला कम एक्सोथर्मिक है और स्लो है। तो ऑप्शन देखते हैं, रिएक्शन x इज फास्टर एंड लेस एक्सोथर्मिक, ठीक है। रिएक्शन x इज फास्टर एंड लेस एक्सोथर्मिक, फास्टर तो है लेकिन मोर एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन x इज फास्टर एंड मोर एक्सोथर्मिक देन y, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। ये रिएक्शन ज़्यादा फास्ट भी है और एक्सोथर्मिक भी ज़्यादा है, ठीक है। ये हम लोग गैप से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70, है ना। इसमें क्या बोला जा रहा है, डाइपोल मोमेंट ऑफ XeF2 इज 0, है ना, एकदम सही है बेटा। XeF2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इस तरीके से, है ना, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। लोन पेयर जो होता है इक्विटोरियल पोजीशन पे होता है, ये आपस में इक्विटोरियल पोजीशन पे होता है, यानी कि ये एकदम सेम पोजीशन पे है और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और फ्लोरीन आपस में कैंसिल कर देता है बेटा। तो इनका डाइपोल मोमेंट 0 इसलिए होता है क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और असर्शन जो है हमारा सही है। अब रीजन जो है, रीजन क्या बोला जा रहा है, रीजन कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Xe इन XeF2 इज sp3d। हाँ सही है। इसका स्टेरिक नंबर जो होगा बेटा, स्टेरिक नंबर जो होगा वो, है ना, 3 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर,
तो ये हो जाएगा 5 का मतलब sp3d हो जाएगा। तो sp3d तो सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बिकॉज sp3d के तो बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। सिर्फ यही वाला डाइपोल मोमेंट क्यों जीरो हुआ, क्योंकि बाकी sp3d के आपका सीसॉ भी होता है, टी शेप भी होता है ना, ये दोनों भी होते हैं, लेकिन उनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। इसका रीजन ये है कि ये लीनियर स्ट्रक्चर है, इस वजह से होगा। तो आंसर में खाली हाइब्रिडाइजेशन बोल दिया है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है, एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। देखिए Al+3 और Al+1 में Al+3 ज्यादा स्टेबल होता है बेटा, ठीक है। TiCl है ना, Tl+3 और Tl+3 और +1 में +1 ज्यादा स्टेबल होगा, तो ठीक है, +1 ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहला इनकरेक्ट, दूसरा भी इनकरेक्ट। सी ऑप्शन देखते हैं, ये ए ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन नहीं है, ये मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। अब सी ऑप्शन में जरा देखते हैं, Sn+2 और Sn+4 में Sn+4 ज्यादा स्टेबल होता है बेटा, है ना। तो ये हमारा +4 ज्यादा स्टेबल है, इसमें दिया भी गया है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और BiCl3 और BiCl5 में BiCl3 ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से Bi+3 इज मोर स्टेबल देन Bi+5, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 72, है ना। 72 क्या बोला जा रहा है, फेज ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओनली एंड नॉट इन एंट्रोपी, है ना। तो फेज ट्रांजिशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी H2O सॉलिड है ना, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, है ना, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड या H2O लिक्विड से H2O गैस, दिस इज द फेज ट्रांजिशन, ठीक है। इन्वॉल्व चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओनली एंड नॉट इन एंट्रोपी। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है, यानी कि इसका इंटरनल एनर्जी और इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। मतलब इसमें चेंज होता है। इवन ये जो होता है ना, इसका मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड होता है, तो सॉलिड से लिक्विड में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, और प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, प्रेशर भी कांस्टेंट होता है। तो इवन एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा T इज इक्वल टू 0 होगा, बट डेल्टा U नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये स्टेटमेंट बच्चों को याद भी हम लोग करवाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा U नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अगर आइडियल गैस होगा तो उसके लिए हम लोग डेल्टा U इज इक्वल टू 0 बोल देंगे, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड क्यों नहीं होगा, ऐसा होता है बेटा कि यहाँ पे सपोज पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी कुछ भी होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इससे अलग होगा। आप सोचो कि सॉलिड और लिक्विड इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम तो नहीं हो सकती है, भले कांस्टेंट टेम्परेचर रहे, दोनों का इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन सॉलिड और लिक्विड या गैस या किसी भी दो फेज का काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी सेम तो नहीं हो सकता। जब सेम नहीं होगा तो सिंस इंटरनल एनर्जी इज द समेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस बाइंडिंग एनर्जी प्लस डॉट 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 ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, तो सभी की एनर्जी का सम अगर इंटरनल एनर्जी होगी और सभी डिफरेंट होंगे, मतलब दो फेज का डिफरेंट होगा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर होने के बावजूद भी डेल्टा U 0 नहीं होगा, यानी कि U1 नॉट इक्वल टू U2, U1 और U2 बराबर नहीं होगा, सो दैट डेल्टा U इक्वल टू 0 नहीं होगा। कह रहा है फेज ट्रांजिशन इन्वॉल्व चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओनली एंड नॉट इन एंट्रोपी, यानी कि एंट्रोपी में चेंज, कह रहा है कि एंट्रोपी में चेंज नहीं आएगा, है ना, एंट्रोपी में चेंज नहीं आएगा, यानी कि एंट्रोपी में यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, लेकिन एंट्रोपी में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। एंट्रोपी में चेंज नहीं होने का मतलब कि S1 इज इक्वल टू S2, ये जो बोला जा रहा है S1 इज इक्वल टू S2, ये गलत है बेटा, क्योंकि सॉलिड का एंट्रोपी और लिक्विड का एंट्रोपी या लिक्विड का एंट्रोपी और गैस का एंट्रोपी, ये एंट्रोपी अलग होगा, रैंडमनेस अलग होगा, तो S1 इक्वल टू S2 नहीं होगा, S1 नॉट इक्वल टू S2, यानी कि डेल्टा S भी क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा। एकदम सीधा सीधा हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि फेज ट्रांजिशन इन्वॉल्व चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है ना, इवन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर से बोल रहा हूँ, ओनली एंड नॉट इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में चेंज नहीं होता है, यानी कि एंट्रोपी सेम होता है, इनके कहने का मतलब ये। तो ये स्टेटमेंट आधा सही है और आधा गलत है, यानी कि S1 जो होगा हम लोग इनकरेक्ट मानेंगे,
S1 को इनकरेक्ट मानते। S2 क्या बोला जा रहा है, फेज ट्रांजिशंस अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। तो फेज ट्रांजिशन हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, चाहे लिक्विड से गैस होगा, चाहे सॉलिड से लिक्विड हो, चाहे किसी भी तरीके का फेज ट्रांजिशन होगा, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। तो S2 जो होगा वो क्या होता है, सही है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, है ना, आधा सही आधा गलत है, तो उसको हम फॉल्स मानेंगे। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, है ना, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला जा रहा है ना, व्हेन वाटर इज एडेड टू द बफर सॉल्यूशन सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड देन, ठीक है, देखिए CH3COOH है, ठीक है बेटा, प्लस CH3COONA है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड करेंगे, स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड करेंगे, स्मॉल अमाउंट में, और वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो इसके पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही इसकी परिभाषा है, यही इसका डेफिनेशन है कि बफर में स्मॉल अमाउंट में एसिड, स्मॉल अमाउंट में बेस और स्मॉल अमाउंट मतलब वाटर ऐड करेंगे, स्मॉल अमाउंट में वाटर ऐड करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन और इसके कंसंट्रेशन को इक्वल रूप से डाइल्यूट करेगा। जब डाइल्यूट करेगा तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, pKa, एसिडिक बफर का पीएच का फॉर्मूला pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, लॉग सॉल्ट बाई एसिड। तो सॉल्ट का भी कंसंट्रेशन चेंज होगा और एसिड का कंसंट्रेशन चेंज होगा। रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, फिक्स हो जाएगा, रेशियो फिक्स हो जाएगा तो पीएच क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पीएच कांस्टेंट हो जाएगा तो H प्लस भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। H प्लस कांस्टेंट हो जाएगा यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, H प्लस कांस्टेंट रिमेन अनअफेक्टेड, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला जा रहा है बेटा, which of the following cannot function as an oxidizing agent। ठीक है, देखिए I माइनस बेटा बहुत सिंपल है, I माइनस रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी जिंदगी में भी नहीं हो सकता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि खुद को घटाना, दूसरे को बढ़ाना। तो I माइनस अब और ज्यादा घट नहीं सकता क्योंकि अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमारा पहला ऑप्शन भी सही, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। अब बी ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। सिलिकॉन क्या है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि सिलिकॉन जो है हाइड्रोजन को ऐड करेगा तो खुद को डिक्रीज कर सकता है ना सिलिकॉन। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन क्या है, NO3 माइनस है तो NO3 माइनस ये अपना +5 है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। और डी ऑप्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो Cr2O7 डबल माइनस ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ओनली रिड्यूसिंग एजेंट इज -1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 यानी कि लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिड्यूस 3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम +2, है ना। मैग्नीशियम जो है ये बेटा मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 की तरफ जाने कह रहा है ना। तो इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस करेगा। ठीक है, तो इसमें 3 ग्राम है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है बेटा, 3 अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास 24 होता है तो 3/24 हो जाएगा तो 1/8 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मोल मैग्नीशियम से 2 मोल, 1 मोल हम लोग ऐसे लिखेंगे, 1 मोल मैग्नीशियम में 2 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो 1/8 मोल मैग्नीशियम में कितना मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बेटा, है ना, 1/8 इंटू 2 मोल इलेक्ट्रॉन तो 1/4 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो 1/4 मोल इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो 1/4 इंटू Na यानी कि Na/4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, Hello everyone, so let's start with the organic section now, starting with question number 76. तो हमें बोला गया है which one of the following undergoes nucleophilic aromatic substitution at the fastest rate. Okay, so now we can see कि in all of these there's a chlorobenzene with a substituent at para position. So we know कि अगर हमारे बेंजीन रिंग पे जो सब्सटीट्यूएंट है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो वो इस कार्बन पे पार्शियल प्लस चार्ज क्रिएट करेगा जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन फास्टर होगा। तो अमंग द 4
electron among the 4 groups that are present in 4 options, the strongest electron withdrawing group would be nitro, and that is why 76 का आंसर होना चाहिए A. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 77. तो एक कंपाउंड दिया गया है, पहले बना लेते हैं उसको. ओके, सो नाउ आपको बोला गया है कि सेलेक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, और इसको ट्रीट किया है सोडियम इथॉक्साइड से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है. तो नाउ we can see that this is a tertiary alkyl halide, and treating with a strong base, this should lead to an E2 reaction, right? अब E2 reaction में बीटा एलिमिनेशन होगा विदाउट रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है इसमें. तो ये Br जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो अगर अल्फा है तो हमारे पास सेवरल ऑप्शंस ऑफ बीटा है, बट द मेजर प्रोडक्ट होगा वो इस बीटा से हाइड्रोजन रिमूवल के कारण आना चाहिए, विच विल बी द मोस्ट स्टेबल एल्कीन, राइट? तो देख लेते हैं चारों ऑप्शंस को. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो द स्ट्रक्चर दैट हैव ड्रॉन मैचेस विथ ऑप्शन ए. ओके, तो 77 का भी फाइनल आंसर इज ए. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 78. तो 78 में हमें 2 कॉलम दिए गए हैं और हमें बोला गया है टू आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ आइसोमरिज्म अमंग दीज पेयर्स. ओके, तो फर्स्ट अगर हम कॉलम 1 का ए देखते हैं तो ए में हम देख सकते हैं पहला वाला कंपाउंड का अगर हम नाम देखें तो ये है इसको हम लोग कॉमन नेम से अगर हम बोलते हैं तो ये मेटाजाइलिन है और ये ऑर्थोजाइलिन है, राइट? जिसकी वजह से अगर हम देखें इसको आईयूपीसी के नेम से तो ये होगा 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन और ये 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन. तो इसमें हम देख सकते हैं कि डिफरेंस बस पोजीशन का है. दैट मीन्स ए शुड बी मैचिंग विथ 3, दैट इज पोजीशन आइसोमरिज्म. बी में अगर हम देखें ये एक डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है और ये है पेंटान 2 ऑन और पेंटान 3 ऑन, तो इनको हम बुला सकते हैं दे आर मेटामर्स. तो बी मैचेस विथ 1. कमिंग टू सी, सी में आप देख सकते हैं कि ये कीटो है और ये एक इनॉल है. दैट मीन्स दे आर टॉटोमर्स एंड द रिलेशनशिप वुड बी टॉटोमरिज्म. एंड डी में अगर आप देखें यहाँ पे दोनों वेज पे है, दैट इज they are on the same side of the plane, and यहाँ पे एक wedge एक dash. That means इनके बीच में relative areal distance का difference आ रहा है. They are stereoisomers and which we better call geometrical isomers, right? तो A3 B1 C2 D4, that means A3 B1 C2 D4 matches with option number D. Okay? So next question is 79. बोला एक sequence of reaction जिसमें we are starting with butene और उसको हम O3 और इससे एक ओजोनाइड बनेगा और H2OZN. दैट मीन्स ये एक रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है. और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हम श्योर आपने पढ़ा होगा, उसमें डबल बॉन्ड को हम इस तरीके से तोड़ते हैं और इधर ऑक्सीजन लगा के हम प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट? तो दिस शुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस विच इज नथिंग बट CH3 CHO, दैट इज इथानल. And ethanol is given in option number A. तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर. नंबर 80 देखिए, आपको दिया गया है सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड विद दिस. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Br के ऊपर पार्शियल माइनस और उसके अल्फा कार्बन पे पार्शियल प्लस. इस पे एज अ न्यूक्लियोफाइल हमारा फिनॉक्साइड आयन अटैक करेगा, जिससे एक SN2 पाथ से ये Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा and this O minus will get connected to these 2 carbons, right? This will lead to the formation of this, and this is ethoxybenzene, right? ये reaction is, this reaction we call Williamson synthesis of ether, right? काफी important reaction है. Okay, तो हमारा final answer आ रहा है option number B. Okay, next question is 81. Indicate suitable reagents X, Y and Z for the following transformations. Okay, अगर हम पहला ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक हाइड्रोजन जो कि एक टर्शियरी कार्बन से कनेक्टेड है और हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में. तो ये एक ऑक्सीडेशन है जिसके लिए हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं विच इज KMNO4. ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन जिसमें हम मीथेन को ऑक्सीडाइज करके CH2O या फिर हम बोल सकते हैं मीथानल बना रहे हैं. अब मीथानल बनाने के लिए यहाँ पे जो हम यूज करते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड MO2O3
heat, right? This is a catalytic controlled oxidation, जिसमें हम ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं एल्डिहाइड तक, राइट? वी कंट्रोल कि इससे ज़्यादा फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, ओके? सिमिलरली अगर हम थर्ड स्टेप देखें, तो थर्ड रिएक्शन देखें, तो उसमें हमको बोला गया है दिस कन्वर्ट्स टू दिस। देखिए, तो ये पहले इनिशियली हमारे पास 2 मिथाइल पेंटेन था विच इज़ कन्वर्टिंग टू 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो बट यू सी जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है, वो सेम है। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ ये अपने एक स्ट्रक्चरल आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl, राइट? अब ये तीनों ही रिएक्शंस इनफैक्ट फ्रॉम द सेम पेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन क्लास 11 एंड दिस इज ऑन द टॉपिक ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो इसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हमारे जो सारे रिएजेंट्स हैं दे आर मैचिंग विद ऑप्शन नंबर सी, ओके? X में KMnO4, Y में ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड एंड Z में एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, करेक्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82 में अगर हम देखें द रोजनमन रिएक्शन कैन प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो रोजनमन रिडक्शन इज कंट्रोल रिडक्शन, जिसमें हम लोग कंप्लीट रिडक्शन को प्रिवेंट करके हम पार्शियल रिडक्शन कराते हैं, जिसमें एक एसिड क्लोराइड को हम H2PD बैरियम सल्फेट विच एक्ट्स एज अ पॉइजन, उसको कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड तक, राइट? एंड फर्दर रिडक्शन टिल अल्कोहल इज रेस्ट्रिक्टेड। तो अल्कोहल तो नहीं बन सकता, कीटोन भी नहीं बन सकता, एक ही ऑप्शन है जहां पे आपको एल्डिहाइड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी एंड दैट शुड बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 83। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन चारों ऑप्शंस में हमारे पास 2 एनाइंस दिए गए हैं और हमें बोला गया है इनके बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करने के लिए, ओके? तो नाउ अगर हम देखें तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ थायोल एंड दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ एन अल्कोहल। अब इथेनॉल और इथेन थायोल में अगर हम कंपेयर करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे कि हम Ka से बात कर सकते हैं, तो Ka तो थायोल का ज़्यादा होता है, राइट? और हम जानते हैं कि जो स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं उनका कॉन्जुगेट बेस वीकर बेसिस होते हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो वो तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, राइट? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इथॉक्साइड विल बी द स्ट्रॉन्गर बेस, ओके? और जहाँ तक बात आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन्वॉल्व्स बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज दैट इज न्यूक्लियोफाइल एंड एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, और ये ज़्यादा हो पाता है अगर हमारा डोनर एटम का साइज बड़ा है, राइट? बिकॉज दिस anion will be polarized to a greater extent by the electron deficient carbon, right? And जिसकी वजह से जब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में this will be the better nucleophile. तो if we look for the correct option, तो our answer should be कि this should be the weaker base and it should be the better nucleophile. तो अगर हम देखें यहाँ पे 4 ऑप्शंस में, आई थिंक ऑप्शन डी में देख सकते हैं कि दिस इज अ वीकर बेस एंड मोर न्यूक्लियोफिलिक देन इथॉक्साइड आयन, राइट? तो आवर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इथेनॉल बाय द रिएजेंट ब्रोमीन वाटर, सोडियम मेटल, आयरन मेटल एंड क्लोरीन सनलाइट। तो 4 ऑप्शंस तो दिए गए हैं, इसमें आपको ये एक बात पता होना चाहिए, जो डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स में हम पढ़ते हैं ये कि फिनॉल को डिटेक्ट करने के लिए जनरली वी यूज़ ईदर ब्रोमीन वाटर, जिसमें ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके फिनॉल ब्रोमीन को डीकलराइज करता है, एंड वी कैन से द अदर फेमस रिएजेंट दैट वी यूज इज FeCl3, राइट? अब यहाँ पे अगर हम 4 ऑप्शंस में देखें तो ब्रोमीन वाटर तो हमें इजीली ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, बट वो एंड उसी को हम लोग बोलेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर है, राइट? तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, जहाँ पे इथेनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता बट फिनॉल करता है, ओके? नेक्स्ट इज 85 को देखिए, हमारे पास दिया गया है 2-chloro-butane. दिस इज ऑब्टेन्ड बाय क्लोरिनेशन ऑफ N-butane, यानी कि Cl2 सनलाइट के बाद
ये हमें मिला होगा। अब सिंस इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइक वी ऑब्टेन अ कायरल सेंटर इन द प्रोडक्ट, तो हम ये बोल सकते हैं कि और ये रिएक्शन एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट से होते हुए आ रहा है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे इसका डेक्स्ट्रो और लेवो दोनों फॉर्म मिलेगा, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा हमारा, एक रेसिमिक मिक्सचर, एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, तो हमें एक अल्कोहल दिया गया है, राइट। अब इसका डिहाइड्रेशन का बात किया, डिहाइड्रेशन के लिए हम H+ वाटर हीट, राइट, जिसमें हम लोग अल्कोहल को एक बेटर लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं प्रोटोनेशन के बाद, और इसके बाद यहाँ एक कार्बोकैटायन जनरेट होता है, राइट। अब जब हीट करते हैं तो यहाँ से एक अल्फा H का लॉस होता है, बट फर्स्ट thing that we need to check is whether this carbocation will undergo rearrangement. So if we check, currently वो tertiary तो है ही, लेकिन tertiary with 1 इधर 3 और इधर 2, तो that is a total of 6 alpha hydrogen. But if we rearrange, अगर हम इसका शिफ्ट कराते हैं तो शिफ्ट कराने से अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स फर्दर इसका शिफ्ट होने का टेंडेंसी नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पाई बॉन्ड है वो इधर आ सकता है, इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, जो भी अल्फा अल्फा डैश, अल्फा डबल डैश, इन 3 कार्बन में से किसी से भी हाइड्रोजन का लॉस के बाद, तो वी कैन सी कि जो भी प्रोडक्ट बनना चाहिए उसमें डबल बॉन्ड जो है वो रिंग के बाहर ही आना चाहिए। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट, तो अगर ऑप्शन बी को देखा जाए उसमें एक प्रोडक्ट ऐसा दिखाया जा रहा है जिसमें पाई बॉन्ड इज इनसाइड द रिंग, राइट, तो इसका मतलब वो हमारा नहीं बनना चाहिए, दैट मीन्स करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87 में हमें दिया गया है पेंटवानीन, और इसका हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, राइट, एंड आपको पता है कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हुए जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो होगा पेंटान 1 ऑल, which is given in option number A. Coming to the next question, 88, which of the following statements about primary amines is false? Okay, देखते हैं एक एक करके। पहला स्टेटमेंट जो दिया गया, अल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एराइल अमीन्स। ओके, तो RNH2 जो होता है वो एराइल अमीन्स या फिर एनिलीन अगर हम ले लेते हैं तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होता है, राइट, स्ट्रॉन्गर बेस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसमें डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड होने की वजह से उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम जाता है, राइट। तो यहाँ पे बोला गया अल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर, तो ये तो करेक्ट है, ये ट्रू है। अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट पे जाते हैं, अल्काइल अमीन्स रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस अल्कोहल्स। यस, अगर हम देखें RNH2 तो HNO2 के बाद ये बनाता है अल्काइल डाइजोनियम, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, जो जिसमें N2 एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाने के बाद वाटर का अटैक के बाद दिस कन्वर्ट्स टू अल्कोहल। तो दिस स्टेटमेंट अगेन इज ट्रू। सी में अगर हम देखें तो एराइल अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल। तो द थिंग इज, डिफरेंस हियर इज दैट जब हम एराइल अमीन को इस सेम रीजन के साथ ट्रीट कराते हैं तो यहाँ बनता है एक्चुअली बेंजीन डायजोनियम, राइट। और ये डायजोनियम जब हमारा अल्काइल अमीन्स के केस में बनता है तो वो अनस्टेबल रहता है, बट इस केस में अगर हम देखें तो वो बेंजीन से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, राइट। तो हमारा डायरेक्टली फिनॉल तो नहीं बनता है इसमें, लेकिन बनता है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। तो सी जो है ये हमारा आ रहा है फॉल्स, एंड दैट इज व्हाई सी शुड बी आवर करेक्ट आंसर। Next is a question from biomolecules. Question number 89. Which one given below is a non-reducing sugar? Now this is a factual. If you remember the structures, then you can see that दो A, B और C में दिया गया है, ये सारे हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं and they are reducing sugars. और अगर हम 89 में देखें D, वो sucrose is a non-reducing sugar. Okay, तो ये हमारा correct answer है. Coming to the last question. In the preparation of alkanes from hydrogenation of alkenes and alkynes, finely divided catalysts are used. Which of the following statements are correct regarding these catalysts? तो catalytic hydrogenation में आपने देखा होगा, simplest example अगर हम लेते हैं तो एल्कीन, जिसको हम H2 के साथ या तो निकल, पैलेडियम या फिर प्लैटिनम के साथ ये करने से एक सैचुरेटेड एल्केन हमें मिलता है, राइट। अब यहाँ पे रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट अगर देखा जाए तो पैलेडियम और प्लैटिनम जो है ये हमारा रिएक्शन कैटलाइज कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट जब हम निकल यूज़ करते हैं तो सम एक्स्ट्रा हीट, हायर टेम्परेचर और प्रेशर इज़
required to facilitate the reaction, right? तो इसी बात के रिगार्डिंग हमारे स्टेटमेंट्स हैं. जो पहला स्टेटमेंट है वो बोला गया है प्लैटिनम एंड पैलेडियम कैटलाइज द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट. सेकंड बोला गया निकल कैटलाइज द रिएक्शन एट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर, विच इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड में बोला गया है प्लैटिनम एंड पैलेडियम कैटलाइज द रिएक्शन एट हायर टेम्परेचर. नाउ दिस इज फॉल्स. तो अमॉन्ग दीज थ्री स्टेटमेंट्स ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, एंड दैट इज व्हाई आवर करेक्ट आंसर शुड बी बी, दैट इज 1 and 2. Okay, so that concludes the chemistry paper. उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा. And I feel that the level of the questions were very moderate and very focused on NCERT. जो आपका पेपर है वो इजी और मॉडरेट के बीच में है. इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन एक भी नहीं है, सारे के सारे NCERT भेज रहे हैं. तो अगर आपने NCERT अच्छे से प्रिपेयर किया है, I'm sure you guys did well. Okay, all the best. आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा, इसकी उम्मीद करते हैं और आगे भी करेंगे. थैंक यू सो मच. Thank you so much.